द डे आफ्टर टुमारो 2004 में आई एक एक्शन साई-फाई फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया है रोलैंड एमरिच ने। तो चलिए जानते हैं इस फिल्म की पूरी कहानी। कहानी की शुरुआत होती है अटलांटिका से। वहां जैक होल अपने दो साथियों फ्रेक और जेसन के साथ बर्फ के सैंपल लेने आया हुआ है। जैक जब सैंपल ले रहा होता है तो वहां की बर्फ धंसने लगती है और वहां एक बड़ी गहरी खाई बन जाती है। उन्होंने जो सैंपल लिए होते हैं वो खाई के दूसरी ओर ही रह जाते हैं। जैक उन्हें लेने के लिए खाई के उस तरफ कूद जाता है। उसके दोनों साथी डर जाते हैं कि अब वो शायद इस तरफ नहीं आ पाएगा क्योंकि खाई और चौड़ी हो चुकी है। मगर जैक बहादुरी से सैंपल लेकर अपने साथियों तक पहुंच जाता है। इसके बाद जैक नई दिल्ली जाता है जहां यूएन की एक कॉन्फ्रेंस चल रही होती है ग्लोबल वार्मिंग पर। वो वहां बताता है कि अगर ग्लेशियर्स पिघल गए तो दुनिया से गर्मी का मौसम ही खत्म हो जाएगा। अगर हमने अभी से कुछ नहीं किया तो बहुत परेशानी हो जाएगी। वहां बैठे यूएस वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं कि इसमें तो अरबों खरबों रुपए का खर्चा है, इसकी कीमत कौन चुकाएगा। इस पर जैक कहता है लेकिन अगर हमने कुछ नहीं किया तो हमें और बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। वो बताता है कि अभी जो आखिरी ग्लेशियर टूटकर अलग हुआ है उसका साइज एक बड़े शहर के बराबर था। अभी बर्फीली चोटियां भी तेजी से पिघल रही हैं। जैक की बात को वहां कोई नहीं सुनता और वो मान लेते हैं कि अगर ऐसा हुआ भी तो लगभग 100 या 1000 साल बाद होगा। कॉन्फ्रेंस खत्म होने पर जैक को बाहर टेरी रिप्सन मिलते हैं जो ओशियनोग्राफर होते हैं। वो जैक से कहते हैं कि मौसम में आए अचानक बदलाव पर वो उससे बात करना चाहते हैं। दूसरी तरफ मौसम में तेजी से बदलाव आने लगते हैं। समंदर में तूफान उठने लगता है और एक जगह तापमान अचानक से 13 डिग्री कम हो जाता है। टोक्यो में अचानक बारिश के साथ आसमान से बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े गिरते हैं जिससे वहां कई लोग घायल हो जाते हैं। इधर जैक को पता चलता है कि उसका होनहार बेटा सैम फेल हो गया है और वो अभी न्यूयॉर्क जाने वाला होता है एक क्विज कॉन्टेस्ट के लिए। जैक उसे एयरपोर्ट छोड़ने की बात कह के अपनी लैब में चला जाता है। उसके बाद जैक सैम को एयरपोर्ट छोड़ता है। ऊपर सैटेलाइट में एस्ट्रोनॉट्स को धरती पर आने वाला खतरनाक तूफान दिखाई देता है। सैम का प्लेन जब हवा में होता है तब एक तूफान उससे आकर टकराता है और लगता है कि इनमें से अब कोई नहीं बचेगा। लेकिन थोड़ी ही देर में प्लेन स्टेबल हो जाता है और वो लोग न्यूयॉर्क पहुंच जाते हैं। न्यूयॉर्क में बहुत ट्रैफिक होता है जिसकी वजह से सैम और उसके दोस्त ब्राइन और लोरा कार से निकल जाते हैं। सैम ऊपर देखता है कि आसमान में हजारों पक्षी एक ही दिशा में आवाज करते हुए उड़े जा रहे हैं। वहां प्रोफेसर रेप्सन अपने लैब में पहुंचते हैं और उन्हें पता चलता है कि पहले जो एक जगह 13 डिग्री तापमान कम हुआ था और वो लोग सोच रहे थे कि ये किसी मशीन की खराबी की वजह से है, वैसा ही तापमान अब 3-4 जगह और गिर गया है। ये बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि इतनी जल्दी इतनी जगह पर तापमान नहीं गिरता। रेप्सन चिंता में आ जाते हैं और वो जैक को फोन करके उसकी जानकारी देते हैं। वो कहते हैं कि जैसा तुमने कहा था कि ग्लेशियर्स पिघलने से उत्तरी पूर्वी महासागर की धाराओं पर असर पड़ेगा तो वो असर पड़ना शुरू हो चुका है। जैक कहता है कि ये नामुमकिन है, इसे होने में तो अभी बहुत वक्त लगना था। प्रोफेसर कहते हैं कि मगर ये अभी होना शुरू हो चुका है और वो भी बहुत तेजी से। जैक रेप्सन की ईमेल पर भेजी फोटोज देखता है और कहता है कि ऐसा पिछले 10,000 सालों में कभी नहीं हुआ। इसके बाद लॉस एंजल्स से न्यूज आती है कि वहां 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही है और वहां एक बहुत बड़ा बवंडर आ सकता है। जल्दी ही वहां जमीन से कई बड़े बड़े बवंडर उठने लगते हैं और ये लगातार कई घंटों तक चलते रहते हैं। जब तूफान थोड़ा रुकता है तो पता चलता है कि लॉस एंजल्स शहर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है और वहां के लिए सभी फ्लाइट्स बंद कर दी गई है। इस बदलते मौसम को लेकर अब एक बहुत बड़ी मीटिंग होती है जिसमें सभी मौसम विभाग के लोग और नासा के लोग भी होते हैं। यहाँ जैक भी होता है। किसी के भी पास इस मामले में कोई जानकारी नहीं होती है। तभी जैक बोलता है कि ये सब महासागर की बदलती धाराओं के कारण हो रहा है। पूछने पर वो बताता है कि धाराएं खारे और मीठे पानी के संतुलन पर निर्भर करती हैं। मगर जब से ग्लेशियर पिघला है तब से मीठा पानी बहुत बढ़ गया है और समंदर से नमक कम हो रहा है। लोग पूछते हैं कि क्या ये सब ऐसे ही चलता रहेगा? सिर्फ जारी नहीं रहेगा, बदतर हो जाएगा। हमारे मौसम में बहुत बड़ा और खतरनाक बदलाव आ जाएगा।
वो उन्हें सुझाव देता है कि प्रोफेसर रिप्सन के पास कुछ जानकारी है, मगर यहाँ उसकी बात को कोई सीरियसली नहीं लेता। उन्हें लगता है कि ये बस एक थ्योरी है जिसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन वहाँ नासा के कुछ लोग होते हैं जो उसकी बात पर यकीन करते हैं और उसका साथ देते हैं। ये लोग मिलकर इस पर रिसर्च करते हैं और उन्हें ये पता चलता है कि अगले 8 से 10 हफ्तों में मौसम बिल्कुल बदल जाएगा और उससे भारी नुकसान हो सकता है। इसी की जानकारी देने जैक वाइस प्रेसिडेंट के पास जाता है और बताता है कि इसे बचने के लिए हमें शहरों को खाली करवाना पड़ेगा, वरना बहुत तबाही हो जाएगी। वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं कि तुमने दिल्ली में कहा था कि ऐसा होने में 100 साल लगेंगे और अब कह रहे हो कि मैं तब गलत था। हो सकता है तुम इस बार भी गलत हो। दूसरी तरफ स्कॉटलैंड में 3 हेलीकॉप्टर उड़ते हुए बवंडर के बीच में पहुंच जाते हैं और वहां जाकर उन पर बर्फ जमने लगती है। हेलीकॉप्टर क्रैश होकर नीचे गिर जाते हैं और उनमें बैठे लोग वहीं बर्फ में जम जाते हैं। दूसरी तरफ न्यूयॉर्क शहर में जहां सैम होता है वहां भारी बारिश शुरू हो जाती है। थोड़ी ही देर में वहां बहुत बड़ी सुनामी आती है और पूरे शहर में पानी भर जाता है। सब अपनी जान बचाकर भागते हैं, मगर बहुत से लोग उसमें बह जाते हैं। सैम और उसके दोस्त एक लाइब्रेरी में जाकर छुप जाते हैं, मगर वहां जाते वक्त बीच में किसी को बचाते वक्त सैम की दोस्त लॉरा के पैर में चोट लग जाती है। वहीं हम ये भी देखते हैं कि कुछ भेड़िए अपने पिंजरे को तोड़कर भाग गए हैं। यहाँ जैक अपनी रिसर्च में पता करता है कि आने वाले समय में 3 बहुत बड़े तूफान आने वाले हैं, कनाडा, स्कॉटलैंड और साइबेरिया में। 24 घंटों में ये अपना पूरा रूप बदल लेंगे और अगले 48 घंटों में ये क्या तबाही करेंगे इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। जैक प्रोफेसर को ये सारा डाटा भेजता है और बताता है कि जब 8-9 दिन बाद ये बवंडर खत्म होगा तो हम आइस एज में पहुंच जाएंगे। वो प्रोफेसर को ये भी कहता है कि उन्हें वहां से निकल जाना चाहिए क्योंकि तूफान उनकी ही तरफ बढ़ रहा है। प्रोफेसर कहते हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है, हो सके उतनी जाने बचा लो। सैम अपने पिता जैक को फोन करने के लिए लाइब्रेरी के नीचे वाले फोन तक जाता है जहां पानी भरा होता है। जब उसकी जैक से बात होती है तो जैक बताता है कि ये तूफान बहुत तेज होने वाला है, ठंड बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, इसलिए बाहर मत निकलना और अपने आप को किसी तरह से गर्म रखने की कोशिश करना। मैं जरूर आऊंगा, ये याद रखना, ठीक है? मैं तुम्हें लेने आऊंगा। पानी फोन बूथ के ऊपर आ जाने के कारण उनकी ज्यादा बात नहीं होती। जैक अपने बेटे सैम को लेने जाने की तैयारी करने लगता है। तभी वहां उसका सीनियर आता है और उससे कहता है कि तुम्हें अपनी सारी बातें प्रशासन को समझानी होगी। जैक कहता है कि मैं पहले कोशिश कर चुका हूं। सीनियर उसे कहता है कि तुम सीधे राष्ट्रपति से मिलोगे। और ये सुनकर जैक उनके ऑफिस चला जाता है। वो वहां सबको समझाता है कि ये तूफान 7 से 8 दिन चलेगा और जब ये रुकेगा तो यहाँ का तापमान शीत युग जितना हो जाएगा। अफसर पूछते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए, तो वो बताता है कि हम दक्षिण में जितना दूर जाएंगे उतने ही ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। प्रेसिडेंट पूछते हैं कि जो लोग उत्तर में फंसे हुए हैं उनका क्या? उन्हें बचाने का वक्त निकल चुका है। अब अगर वो घर में ही रहकर खुद को गर्म रखें तो कुछ हो सकता है। जैक ये बताकर वहां से निकल जाता है। प्रेसिडेंट सबको कहते हैं कि जैसा जैक ने कहा है वैसा ही किया जाए और अब उन्हें आधे देश को खाली करवाना है। यहाँ जैक अपने 2 साथियों के साथ न्यूयॉर्क के लिए निकलता है। न्यूयॉर्क में जिस लाइब्रेरी में सैम और उसके दोस्त रुके होते हैं वहाँ और भी कई लोग होते हैं। बाहर जहाँ पहले पानी भरा था वो जमकर बर्फ बन चुका होता है। लोग अपने घरों से निकलकर दक्षिण की तरफ पैदल ही जाने लगते हैं। लाइब्रेरी में भी कहा जाता है कि सब के सब दक्षिण की तरफ निकलेंगे। सैम उन्हें समझाता है कि उसके पापा साइंटिस्ट हैं और उन्होंने उसे बताया है कि अंदर ही रहना सबसे सेफ है। बाहर का मौसम और खराब होने वाला है और अगर हम बाहर जाएंगे तो जम जाएंगे। मगर सैम की बात कोई नहीं सुनता और ये कहकर कि हम यहाँ भूख और ठंड से मर जाएंगे सब चले जाते हैं। पीछे सिर्फ सैम के दोस्त और कुछ और लोग जिन्हें सैम की बात का विश्वास होता है रुक जाते हैं। वो लोग लाइब्रेरी के एक कमरे में किताबें जलाकर गर्मी करते हैं और वहीं मदद का इंतजार करते हैं। सैम का दोस्त बताता है कि पृथ्वी का उत्तरी भाग पूरी तरह से इस तूफान की चपेट में है और यूरोप 15 इंच बर्फ के नीचे धंस चुका है और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पिता यहाँ पहुंच पाएंगे। नहीं, वो आएंगे, वो जरूर आएंगे।
जैक भी अपने दोस्तों के साथ जो ऐसी बर्फीली जगहों पर पहले भी उसके साथ जा चुके हैं, न्यूयॉर्क के लिए निकलता है और उनकी कार बर्फ के बीच ही फंस जाती है। वो तीनों बाहर निकलते हैं और पैदल ही आगे बढ़ जाते हैं। इधर जैक की पत्नी लूसी अपने हॉस्पिटल में होती है, जहां एक नर्स आकर उसे बताती है कि तूफान बढ़ने वाला है और हमें निकलना चाहिए। लूसी अपने एक पेशेंट छोटे बच्चे पीटर को देखती है और कहती है कि इसे यहाँ छोड़कर मैं नहीं जा सकती। जब एम्बुलेंस आएगी तब मैं यहाँ से निकल पाऊंगी। इधर जैक बर्फ पर आगे बढ़ रहा होता है। बर्फ इतनी जम चुकी होती है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी उसके नीचे होती हैं। जब ये तीनों एक दूसरे से रस्सी बांधकर आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी एक बिल्डिंग से गुजरते हुए उसकी छत का कांच टूट जाता है और सबसे पीछे चल रहा फ्रैंक सामान के साथ बिल्डिंग में गिरने लगता है। जैक बर्फ में हुक फंसाता है और वो रुक जाते हैं, पर फ्रैंक नीचे लटक रहा होता है। फ्रैंक खुद को हल्का करने के लिए अपने नीचे लटके बैग को काट देता है। जैक और जेसन फ्रैंक को ऊपर खींचने की कोशिश करते हैं, मगर बिल्डिंग के कांच टूटने शुरू हो जाते हैं। फ्रैंक को पता होता है कि उसको बचाने के चक्कर में वो लोग भी गिर जाएंगे, इसलिए वो रस्सी काटकर खुद को भी नीचे गिरा देता है और उसकी मौत हो जाती है। अब वो दोनों अकेले बच जाते हैं, मगर फिर भी उन्हें आगे बढ़ना होता है और वो बढ़ते हैं। इधर न्यूयॉर्क में तूफान पहुंचने वाला होता है। लाइब्रेरी में सैम की दोस्त लॉरा को बहुत तेज बुखार आ जाता है। सैम उसे जाकर बताता है कि वो उसकी वजह से ही यहाँ आया था, वो उसे प्रेम करता है। तभी सैम को पता चलता है कि लॉरा के पैर में जो चोट लगी थी उसकी वजह से जहर फैल गया है और उसे दवाइयों की जरूरत है। सैम देखता है कि बाहर बर्फ में एक बहुत बड़ा शिप भी फंसा हुआ है और वो कहता है कि उसमें दवाइयाँ मिल सकती है। सैम और उसके दो दोस्त उस शिप में दवाइयाँ लेने जाते हैं। वहाँ उन्हें दवाइयाँ तो मिल जाती है, मगर तभी उस शिप में पिंजरों से भागे भेड़िया भी आ जाते हैं। भेड़िए उन पर हमला कर देते हैं। बड़ी मुश्किल से वो लोग भेड़ियों से बचकर बाहर निकलते हैं, मगर इस बीच उनके एक दोस्त को भेड़िया पैर में काट कर घायल कर देता है। जब वो लाइब्रेरी के लिए निकलते हैं तो देखते हैं कि तूफान वहां पहुंच चुका है और हर चीज को जमा रहा है। किसी तरह से वो लाइब्रेरी में पहुंच जाते हैं और वहां आकर खूब सारी किताबें जलाने लगते हैं ताकि गर्मी बनी रहे। उधर जैक भी जब आगे बढ़ रहा होता है तो उसका दोस्त जेसन बेहोश हो जाता है। जैक देखता है कि तूफान भी यहाँ पहुंच चुका है और वो भी भागकर दोस्त के साथ एक बंद जगह में कूद जाते हैं। कुछ देर बाद जब तूफान वहां से निकल जाता है तो जैक और जेसन बाहर निकलकर लाइब्रेरी के तरफ बढ़ते हैं। वो देखते हैं कि कुछ लोग बर्फ से बुरी तरह से जमकर मर चुके हैं। ये वही लोग होते हैं जो लाइब्रेरी से बाहर निकलकर आ जाते हैं। जैक लाइब्रेरी पहुंचता है और उन्हें एक कमरे में सब सोए हुए मिलते हैं। वैसे तो वहां आसपास सब बर्फ बन चुका होता है, पर आग के कारण वो लोग बच जाते हैं। सैम अपने पिता से गले मिलता है और बाकी लोग भी खुश हो जाते हैं कि उन्होंने तूफान को झेलकर अपनी जान बचा ली है। जैक उन सबको लेकर बाहर निकलता है, जहां से उसे हेलीकॉप्टर ले जाते हैं। इस तूफान में प्रेसिडेंट की मौत हो चुकी होती है और इसलिए वाइस प्रेसिडेंट अब प्रेसिडेंट बन जाते हैं। वो मेक्सिको में होते हैं, जहां सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए पहुंचते हैं। मेक्सिको से ही वो भाषण देते हैं और कहते हैं कि मैं माफी चाहूंगा कि मैंने जैक की बात को नहीं माना। इसके बाद वो कहते हैं कि हम गलत सोचते थे कि हम नेचर के साथ खिलवाड़ करेंगे और वो कुछ नहीं करेगा। हमें अब हर कदम सोच समझ कर लेना होगा और आज जिन देशों को हम कमजोर समझते थे उन्होंने ही हमारी मदद की है और मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगा। और इसी के साथ ये फिल्म की कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।